पहला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन संविधान के लागू होने के साथ हुआ था। और दूसरा है, स्वतंत्रता के बाद उच्चतम न्यायालय ने अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल का स्थान लिया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है, ठीक है, इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ठीक है, केवल दो। मतलब दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। क्योंकि अमेरिकी संविधान के विपरीत भारत के संविधान ने एकीकृत, ठीक है, एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय और उसके अधीन उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के अधीन जो है वो अधीनस्थ न्यायालय रखे गए हैं, जिनमें जिला न्यायालय और अन्य अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। और न्यायालय की यह एकल व्यवस्था जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है और यह केंद्रीय और राज्य विधियों पर लागू होती है। दूसरी ओर अमेरिका के न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है, जहां एक केंद्र के लिए है और एक राज्यों के लिए है। और संघीय कानून को संघ न्याय क्षेत्र और राज्यों के कानूनों को राज्य क्षेत्र न्याय क्षेत्र के द्वारा लागू किया जाता है। यद्यपि भारत की तरह अमेरिका, मतलब भारत भी अमेरिका की तरह ही संघीय देश है, लेकिन भारत में एकीकृत न्यायपालिका और मूल विधिवा न्याय की एक प्रणाली है, ठीक है। और भारत का उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया था, जबकि भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। और यह उच्चतम न्यायालय जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था, लेकिन उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र अपने पूर्ववर्ती न्यायालय से ज्यादा व्यापक है। ऐसा इसलिए है कि उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक का अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। इसीलिए दूसरा कथन जो है सही है। और भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों प्रक्रिया का उल्लेख है और संसद भी उनके विनियमन के लिए अधिकृत है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद में निभाई जाने वाली भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले दो व्यक्तियों को लोकसभा के लिए नाम निर्देशित कर सकते हैं और वह संसद के समक्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट रखते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कि केवल दो। दूसरा कथन जो है वो सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। राष्ट्रपति जो है वो भारत की संसद का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है कि राष्ट्रपति जो है भारत की संसद का एक अभिन्न अंग है और उसे कुछ विधायी शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे कि वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित कर सकता है। इसलिए पहला कथन जो है गलत है। इससे पहले वह आंग्ल भारतीय समुदाय से दो व्यक्तियों को लोकसभा में नाम निर्देशित यानी मनोनीत कर सकता था, लेकिन 104वें संवैधानिक संशोधन 2019 ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदायों के मनोनीत करने की प्रथा को समाप्त कर दिया, ठीक है। और जो राष्ट्रपति है वह संसद के समक्ष महालेखा नियंत्रक परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और अन्य आयोगों की रिपोर्ट को सामने रखता है। इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है, ठीक है। राष्ट्रपति ही संसद को आहूत करता है और सत्रावसान करता है और उनका विघटन भी करता है। वह संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति ही प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी भी विषय के संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय
विनियमन यानी IHR 2005 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें कि यह दुनिया भर में संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों पर पता लगाने और उन्हें रिपोर्ट करने वाली क्षमता निर्मित एक समझौता है और यह WHO के सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। जब कोई बीमारी का प्रकोप अन्य तीव्र सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम के अप्रत्याशित होते हैं और प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता पड़ती है, तब अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन यानी IHR 2005 एक व्यापक विधिक ढांचा प्रदान करता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं आपात स्थितियों में से निपटने में देशों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करते हैं। ये अधिकार दायित्व सीमा पार भी लागू होते हैं। IHR जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का एक साधन है जो WHO के 194 सदस्य देशों सहित 196 देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है। IHR 2005 दुनिया भर में संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का पता लगाने और उन्हें रिपोर्ट करने की क्षमता निर्मित करने के लिए देशों के बीच एक मध्य समझौता है, इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि संविधान राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो, मतलब कि बी ऑप्शन इसका सही है। दूसरा कथन सही है, पहला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद के आकार और मंत्रियों के पद को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा समय पर परिस्थितियों के अनुसार इसका निर्धारण किया जाता है, लेकिन 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 164 में 164A जोड़ा गया, 1A जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि किसी राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसी के साथ किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से भी कम नहीं होगी, इसलिए पहला कथन जो है वो सही नहीं है। और केंद्र की तरह राज्य के मंत्रिपरिषद में भी 3 वर्ग मंत्रियों के होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। उनके पद विशेष भत्ते और राजनीतिक महत्ता के हिसाब से उनमें विभेद होता है। इन मंत्रियों के ऊपर मुख्यमंत्री राज्य में सर्वोच्च शासकीय पदाधिकारी होता है। कैबिनेट मंत्रियों के लिए राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग जैसे गृह, शिक्षा, वित्त और कृषि होते हैं। ये सभी कैबिनेट सदस्य होते हैं और संबंधित विभाग की बैठक में भाग लेकर नीति निर्धारण में भूमिका निभाते हैं। राज्य मंत्रियों को या तो विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या फिर उन्हें कैबिनेट मंत्रियों से संबंधित किया जाता है। वह कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और न ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं जब तक उन्हें विशेष तौर पर उनके विभाग से संबंधित किसी मामले में कैबिनेट के द्वारा आमंत्रित न किया जाए। पद के हिसाब से उप मंत्री इनके बाद होते हैं। उन्हें विभागों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनके प्रशासनिक, राजनीतिक, संसदीय कर्तव्यों के सहयोग के लिए संबंधित किया जाता है। वह कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और कैबिनेट के भाग नहीं लेते हैं, कैबिनेट बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। कभी कभी मंत्रिपरिषद में उप मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति सामान्यतः स्थानीय राजनीतिक कारणों से की जाती है और मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती है, इसलिए इसका दूसरा कथन जो है वो सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश विक्टोरिया झील की सीमा स्पर्श करते हैं? तंजानिया, युगांडा, रवांडा और कीनिया। कूट के आधार पर उत्तर चयनित करना है। केवल 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4 या फिर 1, 3, 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, 1, 2, 4 पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, क्योंकि विक्टोरिया झील को न्यासा झील भी कहते हैं और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और नील नदी का प्रमुख जल स्रोत है। सुपीरियर झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और लेक विक्टोरिया
पिछले 5 दशकों के कारण कई तरह के मानवीय गतिविधियों से पीड़ित रही है। विक्टोरिया झील और इसके वनस्पत जात प्राणी जात लगभग 45 मिलियन लोगों की आजीविका में सहयोग करते हैं और यह 3 देशों में बहती है झील स्थित है, जिसमें तंजानिया, युगांडा और कीनिया है। ठीक है, रवांडा विक्टोरिया झील से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किनमें भारत के स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। ठीक है, भाग 9, भाग 3, अनुच्छेद 324, भाग 4 और अनुच्छेद 280। तो कूट के आधार पर उत्तर चयनित करना है 1 4 5, 2 3 5, 3 4 5 या फिर 1 2 3 4। जो इसका सही जो आंसर है, ठीक है, जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1 4 5। ठीक है, क्योंकि भारत के पंचायती राज शब्द का अभिप्राय जो है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। इसे भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण के लिए राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों के द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9 शामिल किया गया। इस भाग को पंचायतें नाम से उल्लेखित किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अड़ा तक प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई, इसलिए पहला विकल्प जो है वो सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक है, इसलिए चौथा जो भाग है वो सही है। अनुच्छेद 280 के तहत राज्य के वित्त आयोग के द्वारा सिफारिशों के आधार पर राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए उपायों के लिए सिफारिश करने का कर्तव्य जो है केंद्रीय वित्त आयोग को सौंपा गया है, इसलिए इसका 5वां विकल्प भी जो है वो सही है। जबकि अनुच्छेद 324 जो है वो भारत के निर्वाचक आयोग के से संबंधित है, इसलिए तीसरा विकल्प सही नहीं है। और भाग 3 जो है जो 12 से 35 तक है उसमें मूल अधिकार नहीं थे, इसमें पंचायतों का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसलिए सही आंसर जो है उसका ए ऑप्शन है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।